बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आज की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़, और वो है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने इमरान खान को पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी करार दे दिया है। एक के बाद दूसरी रेटिंग एजेंसी जो है वो यही हल बता रही है। इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं, बड़ी खबर है ये। दूसरी खबर, बुशरा बीबी की अदालत की खबरें आ रही हैं। एमरजेंसी में वहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल से गाड़ियाँ पहुँची हैं। ये तमाम क्या किस्सा है ये आपके सामने रखते हैं। और फिर ब्यूरोक्रेसी में एक अजीब खौफ फैल गया है। कमिश्नर चट्टा की स्टेटमेंट के बाद कई ब्यूरोक्रेट्स मुल्क छोड़ना चाहते हैं। आपके सामने ये भी तफसील रखने की कोशिश करते हैं। और फिर चोरों को पड़ गए मोर। जी हाँ, अलीम खान साहब को मामू बना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने। कैसे मामू बनाया ये आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और खुशखबरी, एक और सीट जीत ली है। छीनी हुई सीट जो है वो एक और जीत ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टांग से। ये आपको तफसील बताएंगे। और इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे और उनकी तफसील भी रखेंगे। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ। और उससे पहले आपको याद करवाना है कि जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी ये एंडोर्समेंट उनकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाती है। अगर आप हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आपको पता है कि आपने क्या करना है। पहली खबर की तरफ आते हैं। आज कल असल में तो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच, उन्होंने एक बहुत ही मुफस्सल रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हालात के बारे में। जो पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन में जिस तरह का फैसला किया उसके ऊपर एक तफसील लिखी है। और उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया है कि अब अगर ये मैंडेट छीना गया, अवाम का किया हुआ फैसला ना माना गया और इमरान खान को ना लाया गया तो पाकिस्तान की डूबती मईशत जो है उसके लिए और ज़्यादा मसाइल बनेंगे। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच जो है ये दुनिया की जो 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है और मूडीज़ है और उसके बाद फिच है, ये दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ हैं या रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस कह लें आप इन्हें। जब ये रेटिंग करती हैं फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल किसी कंट्री की, तो पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो फाइनेंशियल प्रॉमिसेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसके अलावा लोन्स मिलते हैं, एड्स मिलती हैं, वो तमाम का दारोमदार जो है वो इसी तरह की जो इंटरनेशनल रेटिंग्स है। मैंने आपको बताया दुनिया में 3 बड़ी रेटिंग्स हैं, उन तीनों के आपको नाम बताए। उसके साथ फिर ब्लूमबर्ग है और बहुत सारे इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये तमाम इदारे जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, S&P हो, ये मूडीज़ हो, वर्ल्ड बैंक हो, या अब फिच की बात हम कर रहे हैं, ब्लूमबर्ग हो, इन तमाम इदारों ने यक ज़ुबान ये बताया है कि पाकिस्तान की डूबती मईशत को, अगर पाकिस्तान के अंदर आपने इकॉनमी को बेहतर करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी, गरीब का इस्तेसाल बचाना है, तो ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी मालियाती रेटिंग एजेंसीज़ हैं ये पूरी दुनिया में ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन में अगर ये मैंडेट चोरी कर लिया गया तो फिर पाकिस्तान की मईशत पर शदीद ख़तरात हैं। अब ये एजेंसीज़ ना हमारे कहने पर बोल रही हैं ना ही बोलती हैं, ये पूरी दुनिया की इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं और इनकी रिपोर्ट को पूरी दुनिया के मालियाती इदारे देख रहे हैं और उसी के मुताबिक वो फैसले लेते हैं। अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को ये समझना होगा कि अगर हम इसी रविश में चलते रहे तो फिर हमें जो मुश्किलात आएंगी वो आगे सबको पता है और फिर उसकी ज़िम्मेदारी सारी आप पर जानी है। क्योंकि अब जो मैंडेट है इमरान खान का, वो ज़ाहिरी बात है अगर चोरी होगा तो वो आपके आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और उनकी इजाज़त के बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले जो हमने आपके सामने चीज़ रखी है वो ये रखी है कि अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं जिनका काम ये है कि वो ये देखें और बताएं इन्वेस्टर्स को कि किस मुल्क में आपने इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की फ़ज़ा क्या है, रिस्क क्या है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसे पर कितना रिस्क होगा आपको और कितनी आपको फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उनका काम ही ये है। अब उन्होंने भी बता दिया है कि पाकिस्तान के लिए जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है इमरान खान ने, तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक दफ़ा दोबारा इस बात सारी को सोचें कि आप क्या कर रहे हैं और
अवाम के मैंडेट का एहतराम करें और इमरान खान को सूबों में और ऊपर पंजाब, केपी और वफाक में पूरा मैंडेट जो उनका चोरी करने की कोशिश की गई है सारा लौटाएं, ताकि वो हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान को इस भंवर से बाहर निकालें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है बुशरा बीबी की अदालत की खबर। बार बार ये न्यूज़ आ रही है, उनकी बहन भी बता चुकी हैं, उनकी बेटी के तवस्सुत से भी बता चुकी हैं। अब एक खबर आ रही है, रिपोर्टेडली इमरान खान साहब की बहन जो डॉक्टर उज़मा है, उन्होंने एक गालिबन पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अदालत में, कि बुशरा बीबी को चेकअप करवाने की डॉक्टर से, इंडिपेंडेंट डॉक्टर से इजाज़त दी जाए। डॉक्टर का नाम भी उन्होंने शौकत खानम से तजवीज़ किया है कि उनको बुशरा बीबी का मुआयना करने की, तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि उन्हें खाने में जहर दिया गया है, उनकी तबीयत शदीद अलील है और एमरजेंसी में पिम्स हॉस्पिटल से वहाँ पर एम्बुलेंसेज और दूसरी मेडिकल की गाड़ियाँ मूव की गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उनकी अब हालत कैसी है, वो अभी स्टेबल है नहीं है। ये बहुत ही कंसर्न की बात है। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जो मीटिंग हुई, मैं भी उसमें मौजूद था, वहाँ भी तकरीबन तमाम मेंबरान ने यक ज़ुबान इसके ऊपर बहुत सीरियस कंसर्न शो किए और ये कहा गया कि बुशरा बीबी के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि उनको तोड़ा जा सके और उनके थ्रू इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके। बुशरा बीबी बहुत ही तगड़े तरीके से अभी तक डट कर इस सारी फस्तायत का मुकाबला कर रही हैं। बहरहाल कोर कमेटी ने अपना शदीद कंसर्न शो किया है उनकी हेल्थ के बारे में और ये एक्सपेक्ट किया है कि उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद भी मिलेगी और फेयरली उनका ट्रीटमेंट भी होगा और उनको एक्सेस टू जस्टिस भी होगी, जो इस टाइम वो कोर्ट्स में वापस अडयाला जेल में शिफ्ट करने की उन्होंने पहले से ही दरख्वास्त की हुई है, उसको भी सुना जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस टाइम शदीद प्रेशर में है। दो तीन बातें आपके सामने रख देते हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी, आपको पता है कि कमिश्नर जो चट्ठा है उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद उनको गिरफ्तार करने, उनके ऊपर FIR करने के जो अहकामात पंजाब की काबीना ने दिए वो एक अलग है मंजूरी, लेकिन उसके साथ साथ जो RPO कमिश्नर के बराबर ही जो ऑफिसर पुलिस का होता है, पूरे डिवीज़न को जो ब्यूरोक्रेसी जो आपकी DMG साइड पर आपकी डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, उस सारे एरिया में कमिश्नर हेड करता है और पुलिस के पूरे सिस्टम को जो पूरी रेंज होती है उसको RPO जो है वो एक DIG लेवल का ऑफिसर या इवन सम टाइम उससे सीनियर वो हेड कर रहा होता है। तो जो रावलपिंडी के RPO थे वो भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, एक्स पाकिस्तान लीव उन्होंने ले ली है। इसके साथ साथ जो आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता था, एक मुकदमे में ज़मानत मिलती थी तो दूसरे ही दिन या उसी दिन उनको 3 MPO के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर देकर उठा लेता था। अदालत ने यह करने से मना किया, उसके बावजूद चौधरी निज़ामुद्दीन की ख्वाहिश पर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने यह बात बार बार दोहराई, जिसकी वजह से अब इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत कर रही है और उन्होंने ये इंदिया दिया है कि अगले 2 दिन में शायद DC इस्लामाबाद को तौहीन अदालत की कार्रवाई में सज़ा या जज़ा जो भी इस मुकदमे का फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है, सब कुछ एविडेंटली सामने है कि उन्हें जो कुछ उन्होंने कर रखा है सज़ा मिलने के चांसेस ही ज़्यादा हैं, जो हमारा तजिया है। तो अब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी एक्स पाकिस्तान, रिपोर्टेडली ये एक्स पाकिस्तान हमारे सामने नहीं है, जो हमारे सामने वो 2 दिन की उनकी स्टेशन लीव है, लेकिन हमें ये बताया गया है रिपोर्टेडली, पता चल जाएगा ये कितनी करेक्ट है खबर, कि वो भी एक्स पाकिस्तान लीव ले चुके हैं, पॉसिबल सज़ा से बचने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बाहर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स जब बाहर आए तो उनके खिलाफ यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और सिविलियन पब्लिक के ऊपर जो है वो जुल्म सितम करने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ बाहर की जा सकती हैं, इस पर गहरी सोच विचार हो रही है, ताकि अगर वो किसी ऐसी जगह पर आके आबाद होना चाहें तो यहाँ भी कानून की गिरफ्त उन तक पहुँचे। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। उसके साथ साथ पाकिस्तान में आपको पता है कि ट्विटर मुकम्मल तौर पर इस टाइम बंद किया हुआ है। जी हाँ, ट्विटर पाकिस्तान में बंद किया हुआ है और वजह उसकी यही है कि आप धांधली कर रहे हैं, धांधली पर आप आवाज़ नहीं उठने देना चाहते। अगले चंद दिन में आप इस मैंडेट को चोरी करने की हतमी कोशिश मुकम्मल करना चाहते हैं और इन चोरों की हुकूमत बनवाना चाहते हैं। इस सारे माहौल में ट्विटर को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया है
और इस वक्त सिर्फ वीपीएन लगाकर ट्वीट किया जा सकता है। और बेशर्मी की इंतहा ये देख लें कि राजू बन गया जेंटलमैन ने भी ट्वीट किया है, और जाहिर है उनको वीपीएन लगाकर ही ट्वीट करना पड़ा होगा, तो उनको पता ही है ट्विटर बंद है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। हम ब्यूरोक्रेट्स का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखें, अगर तो कोई शख्स ब्यूरोक्रेट्स को जान से मारने की धमकी दे रहा है या उनको जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, तो फिर तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स पॉइंट आउट कर रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ने ये कानून की खिलाफ वर्जी की है, लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने आपके गैर कानूनी अहकामात माने हैं और उन सरकारी मुलाजमीन ने अपने आइन से गद्दारी की है, अपने आइन के ऊपर वो खड़े नहीं रहे, तो इस पर तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये तो एक असूल की बात है और इस पर आवाज़ उठा रहे हैं जो लोग, उन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो बहरहाल काकड़ साहब ने बड़ी परेशानी का इजहार किया और अपने ट्वीट में कहा है कि जो लोग कर रहे हैं इनको हम मुकम्मल जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये समझ नहीं आती कि आप इतना जुल्म करते हैं और लोग सिर्फ आवाज़ उठाते हैं तो आप इतने डर जाते हैं उस आवाज़ से और फ़ौरन ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि लोग पागल हैं, उनको नहीं समझ के आप डरे हुए हैं, उनको नहीं समझ के जब आप ऐसे ट्वीट करते हैं तो बेसिकली ये आपका डर है। आप बंद बांधना चाहते हैं लोगों को डरा के कि कोई और आवाज़ ना उठाए। आप जितने भी ऐसे ट्वीट करेंगे, क्या लगता है आपको कि लोग तनकीद करना इन ब्यूरोक्रेट्स पर ख़त्म कर देंगे जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां अजीरन की हुई हैं? आपके ऐसे ट्वीट से ऐसे मामलात और ज़्यादा बढ़ेंगे, आप और एक्सपोज होंगे। पुलिस वाले ऐसे ट्वीट करेंगे या ब्यूरोक्रेसी करेगी? लोगों को पता है राइट और रॉन्ग क्या है। बिल्कुल पुरअमन रहना चाहिए, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका आईनी हक है, कानूनी हक है, उसके मुताबिक आवाज़ भी उठानी चाहिए और करप्शन को, फाशिज्म को और सिविलियन के खिलाफ जो आप ये कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ियाँ और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनको उजागर करना भी हर शहरी का फ़र्ज़ है। और ये आपके ट्वीट करने से ये काम जो है वो अब बाज नहीं आना। अच्छा जी, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता था कि ये सोशल मीडिया की टीम है या सोशल मीडिया की पार्टी है, और सोशल मीडिया ने जिस बेहतरीन तरीके से आवाम के साथ मिलके इस फस्तायत के ख़िलाफ़ मुकाबला किया है, अब उसी डर में ट्विटर बंद किया गया। और साथ साथ जो शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा सुपुत्री हैं, भांजी हैं जनाब ख्वाजा साहब जो हैं सियालकोट से, ख्वाजा सियालकोटी, उनकी जो भांजी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और अब मुस्लिम लीग नवाज़ से के लोगों से अपील किया है कि वो ट्विटर की कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें और फिर कोई सच भी बोल रहा है तो उसको झूठा डिक्लेयर कर दें, ताकि हमारे झूठ को जब झूठ डिक्लेयर किया जाता है तो हम बराबर आ जाएं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये सोचते नहीं। इनको लगता है कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे और किसी ने सच बोला होगा और उसको झूठा करार दे देंगे तो ट्विटर मान लेगा। बीबी ऐसा नहीं होता। दोबारा रिपीट करता हूँ, एक आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, खाने पे जोर है आप लोगों का और खाते जाते हैं आप लोग आवाम का माल और फैलते जाते हैं, लेकिन अकल नहीं आप इस्तेमाल करते कहीं पर भी। और अकल इस्तेमाल करें तो आप कम्युनिटीज़ को, पहली बात तो पढ़ा लिखा होना इसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, पर ज्वाइन भी कर लेंगे तो झूठ को ही झूठ कह सकेंगे, सच को झूठ तो नहीं कह सकेंगे ना। एविडेंस देनी पड़ेगी आपको हर बात की। और ये लोग जो पहले कहते थे कि ये सोशल मीडिया की पार्टी है, अब खुद तबसरे कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में हम पीछे रह गए, हमसे गलती हो गई है। वही नौजवान जिन्हें यूथिया और पता नहीं कौन कौन सी गालियों से अलकाबात देते थे और उनको डराते धमकाते थे, अब उसी यूथ को इंगेज करने की बातें कह रहे हैं। ऐसे नहीं होना। अवाम को आपकी तमाम चोरी का पता चल गया। अच्छा जी, अगली खबर, जावेद लतीफ़ साहब ने रोना धोना शुरू कर दिया है। उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम पर सीधा ही चौधरी निज़ामुद्दीन को मुखातब करके कहा है कि जिनको आप लाए हैं उनको हुकूमत देना। तो काशिफ अब्बासी बड़े शरीर हैं, उन्होंने कहा लाए तो नवाज शरीफ को हैं, कि उनको हुकूमत दे दें। नहीं, हमने नहीं लेनी हुकूमत। पाँव जल रहे हैं अब इनके, इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं क्या कहाँ, क्योंकि अवाम ने मैंडेट दे दिया। अब आपको लाए थे, फिर लें हुकूमत। मुझे ये बताएं कि क्या जिनको लाया गया है उनको देना हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाए ना वो। आपको 6 महीने में उनकी मकबूलियत का पता चल जाएगा। सर आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं ना? जाएगा कि वो कितने, नहीं, जिनको लाया गया भाई, हमें अगर हुकूमत देनी है तो पूरा मैंडेट वापस देना पड़ेगा,
फिर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। ऐसा नहीं कि आप कहें फेडरल में हुकूमत ले लें। अगर आप फेडरल में हुकूमत देंगे तो फिर दोबारा इलेक्शन होगा, ज़ाहिर बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप केपी में हमें हुकूमत दें और फेडरल में दें और पंजाब की हुकूमत जो है आप रख लें और आप कहें कि हम बैसाखियों पर लूली लंगड़ी हुकूमत करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे जुड़ा बयान सलमान अकरम राजा साहब ने दिया है। कल उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम पे ये कहा कि उनका वोट चोरी किया गया है। ऐसे बच्चों ने जो पहली दफ़ा 18 साल के हुए और उन्होंने पहली दफ़ा वोट डाला है, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे वोट की आपने हिफाजत करनी है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। यही रिजॉल्व है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों का जिनसे छीनी गई हैं सीटें, जीती हुई सीटें। इसलिए भरपूर मुकाबला किया जाएगा और आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। और सोशल मीडिया के नौजवानों के आगे ये बेबस हो चुके हैं, कभी ट्विटर बंद करते हैं, कभी कुछ और बंद करते हैं, लेकिन इससे कुछ हल होने वाला नहीं, क्योंकि बच्चों को पता है VPN इस्तेमाल करो और अपना काम चलाओ। अच्छा जी, चोरों को पड़ गए मोर। अलीम खान साहब के सामने बांध कर एक बंदे को चौधरी निज़ामुद्दीन ने फेंका। नाम उसका है जाहिद इस्माइल भुट्टा। जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब MPA मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के। उनको बांध के, उठा के, डरा धमका के अलीम खान साहब के सामने पेश किया गया कि जी आप तहरीक इस्तेहकाम ज्वाइन करें। अलीम खान साहब के सामने वो गए, उन्होंने गले में उनका इस्तेहकाम का झंडा भी पहन लिया। बाहर निकल के उन्होंने वीडियो के ऊपर बताया कि ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, मैं कोई शामिल शुमिल नहीं हुआ। लोगों ने फिर उनको बड़ा बुरा भला कहा, अपना गुस्सा निकाला कि ये कैसी स्ट्रेटजी है। आज उन्होंने एफिडेविट साइन करके सुन्नी तहरीक में शमूलियत कर ली है, उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को सबमिट कर दिया इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक। मतलब कि चोरों को मोर पड़ गए और अलीम खान साहब को जाहिद इस्माइल भुट्टा ने मामू बना दिया। ये भी वैसे अच्छी तरकीब है जो उन्होंने लड़ाई है। इसके साथ साथ 50 से ज़्यादा लोग अभी तक सुन्नी तहरीक का एफिडेविट जो है वो साइन कर चुके हैं। जैसे जैसे लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। देखते हैं इस फैसले की रेमिफिकेशंस क्या होती हैं। अभी तो हम कोई तज्जिया नहीं कर सकते इस स्टेज पर, क्योंकि लीगल क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में नज़र आएंगी। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और सीट मिली है, एक और सीट जीती है। जी हाँ, मौलवी फजल रहमान साहब के बेटे को असदुर रहमान को हरा दिया है टांग से, और नाम है दावर कुंडी, जिन्होंने टांग से नेशनल असम्बली की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीती है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है फिर से टांग से, और ये एक सीट भी आई है। और अब जल्द ही इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद की 3 सीटें जो है जिन पर कलअदम करार दिए गए नोटिफिकेशन, वो भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हुई नज़र आएंगी। फिर बलूचिस्तान में जिस तरह की धांधली की गई है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 से ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ जीती हुई हैं, लेकिन वो उनसे छीनी गई हैं। 1 सीट वापस दी गई है शायद, बाकी सीटों पर अभी तक धांधली चल रही है और छीनने की कोशिश की जा रही है। उसी सिलसिले में सद्दाम तरीन नामी हमारे कैंडिडेट जो हैं वो उन्होंने बलूचिस्तान से इस्लामाबाद में आके अपना पूरा मुकदमा रखा और बताया कि कैसे चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनकी सीटें वहाँ पर लूटी हैं, और उन्होंने अपने आप को पेश किया आवाम के सामने और ये एक्सपेक्ट किया है कि उनको इंसाफ मिलेगा। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है हमने कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के नीचे होती है और वो प्राइम मिनिस्टर को तमाम इंफॉर्मेशन देती है। जैसा कि याद कीजिए कि जब सेनेट के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसे लेकर हफीज़ शेख की बजाय यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिए थे, उन बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम मुझे भी पता है, क्योंकि IB ने वो पूरी लिस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे दी थी। और बहुत सारे नाम कुछ तो रिवील हो गए, कुछ अभी नहीं हुए, वो भी वक्त के साथ होंगे। बहुत सारे गोशा नशीन हैं जिन्होंने वो हरकत की हुई है। तो बहरहाल IB किसी भी वज़ीर आज़म के पास एक टूल होता है जिससे उसे पूरी अंदर की खबर मिलती है। इवन जब जनरल बाजवा ये तमाम मुलाकातें और ये सब कुछ कर रहे थे, रजीम चेंज का ऑपरेशन आखिरी मराहल में दाखिल कर रहे थे, तो IB ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बता दिया था। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब जनरल बाजवा को कन्फ्रंट किया था तो हस्बे तौफीक उन्होंने झूठ बोला था, जब वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आज़म ने सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की हैसियत तब्दील कर दी है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ सही से। अयाज बताइएगा कि क्या तब्दीली की गई है और अब इस इदारे की हैसियत क्या होगी?
देखिए जी, निगरान वज़ीर आज़म नवाब काकड़ ने सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्टेटस में तब्दीली की मंजूरी दे दी है और अब ये ब्यूरो की जगह जो है डिवीजन का स्टेटस इसको दिया गया है। डीजीआईबी फवाद असदुल्लाह की खुशी जो काबिज थी, इसके बायस इसका स्टेटस तब्दील करने की मंजूरी दी गई है और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन में तब्दील कर दिया गया है। अब इसके इंतजामी और मामूली मामला जो है ये खुद करने के पहले ये खुद नहीं कर सकते थे, अब ये मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार हो गए हैं और इसके साथ साथ जो है वो कैबिनेट डिवीजन ने भी इसके अहकाम जारी कर दिए हैं और डीजीआईबी जो भी होंगे इस डिवीजन के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहेंगे और ये स्टेटस जो है तब्दीली के बाद फौरी तौर पर नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो एनीवेज, जो आईबी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है उसके नीचे होती है और उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। अब चौधरी निजामुद्दीन और राजू बन गया जेंटलमैन ने एक और कार्रवाई डाली है और आईबी को एक इंडिपेंडेंट डिवीजन बना दिया है ताकि वो भी वज़ीर आज़म के उस तरह के कंट्रोल से निकल जाए, उसके ऊपर कोई अपना पपेट लगा दिया जाए और फिर वो रिपोर्ट सारी की सारी चौधरी निजामुद्दीन को करे और प्राइम मिनिस्टर को अंदर की कोई खबर जो है वो ना मिल सके। जैसे कि बड़े बड़े तमाम इवेंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिफरेंट जगहों से जो मिलती थी उसमें आईबी का भी कलीदी किरदार था। अच्छा जी, इससे पहले कि आपसे इजाज़त चाहें, आपको बताएं कि आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया में पहले किया गया और नवाज शरीफ साहब को बेवकूफ़ बनाया गया। तो आज का हमारा पंजाबी वीलॉग है लालची की मौत गप्पी के हाथों। जी हाँ, लालची दी मौत गप्पी दे हथों। ये हमारा पंजाबी का आज वीलॉग है जिसमें आपको हम बताएंगे कि लिबरल्स हों या रिलीजियस हों, एक तरफ नजम सेठी साहब जैसे फनकार और दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब जैसे रवादार, इन तमाम ने नवाज शरीफ को गप्पें बेची और वो लालची थे और अब वो कहाँ फंसे हुए हैं। इस तमाम चीज़ के ऊपर आज के पंजाबी वीलॉग में तबसरा देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।